आपने देखा कि किस प्रकार किसी वस्तु की मात्रा में जब हम वृद्धि करते जाते हैं तो कुल लागत के साथ साथ सीमांत लागत में भी परिवर्तन होता जाता है। अभी तक हम टेबल के आधार पर जिन ग्राफों को हमने देखा कि वहां पर यू शेप की, अंग्रेजी के यू आकार की आकृति हमको प्राप्त हो रही है। तो क्यों ये यू आकार की आकृति बनती है, इसका कारण जान लेते हैं। कहीं ना कहीं इसका एक मुख्य कारण है तकनीकी बचतें, यानी कि आंतरिक बचतें। हम कह सकते हैं कि जब हम उत्पादन में वृद्धि करते हैं, उत्पादन के साधनों की इकाइयों को जब हम बढ़ाते हैं, तो उससे जो हमको उत्पादन में वृद्धि प्राप्त होती है, उससे कहीं ना कहीं उस फर्म में बहुत सारी बचत होने लगती है, आंतरिक बचतें होती है। यही कारण है कि हमको यू शेप की एक जो आकृति है वो ग्राफ में प्राप्त होती है। तो कौन कौन सी वो आंतरिक बचतें हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहली बचत हम कह सकते हैं कि तकनीकी बचतें। जब हम उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने के कारण बहुत सारे नए तकनीक, बहुत सारे विशिष्ट उपकरणों का जब हम प्रयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उससे प्रोडक्शन में बहुत वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हमको कम लागत पर अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, यानी लागत हमारी कम आती है लेकिन विक्रय से हमको लाभ ज़्यादा मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बचत जो है फर्म को वो होती है। दूसरी अगर हम बचत की बात करें तो हम देखते हैं कि श्रम संबंधी बचतें भी हमको प्राप्त होती हैं। जब हम श्रम विभाजन करते हैं या हम विशिष्टीकरण का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम प्रयास करते हैं कि प्रत्येक श्रमिक को उसकी योग्यता, उसकी कार्य क्षमता या उसकी कार्य कुशलता के अनुसार ही कार्य दिया जाए। और जब हम ऐसा करते हैं, जब श्रमिकों को उनकी योग्यता या कार्य क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाता है, तो वो बहुत ही मन लगा के काम करते हैं, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से उत्पादन में वो सहयोग देते हैं। तीसरी बात ये भी हो सकती है यहाँ पे कि हमको विपणन का लाभ भी यहाँ मिलता है। जैसे हमने पहले अध्याय में भी देखा कि विज्ञापन या विपणन जो है उसमें हम एक बार जब खर्च कर देते हैं तो उत्पादन में फिर कमी हो या वृद्धि हो या किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हो, उससे विज्ञापन से जो लाभ है वो हमको लंबे समय तक मिलता रहता है। तो ये जो एक हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर एक लंबा खर्च जो हम पहले से कर देते हैं, उसका लाभ हमको काफी लंबे समय तक मिलता रहता है। एक और बचत यहाँ पर मिलती है कि जो प्रबंधकीय बचतें होती हैं, यानी कि हमने अपने फर्म में जो प्रबंधक या जो कर्मचारियों का जो हमने चयन किया है वो काफ़ी कार्यकुशल होते हैं, योग्य होते हैं, निपुण होते हैं, तो उनकी जो प्रबंधकीय क्षमता का लाभ होता है वो भी फर्म को काफ़ी लंबे समय तक मिलता रहता है। तो ये वो चीज़ें हैं जब हम देखते हैं कि जो लागत वक्र है, इन्हीं बचतों के कारण वो पहले जब उत्पादन की मात्रा में हम वृद्धि करते हैं तो कई बार वो गिरती हुई अवस्था में प्राप्त होता है, फिर वो उत्पादन बढ़ने लगता है। अब अगर हम औसत और सीमांत लागत में संबंधों की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण संबंध है इनमें। जैसे कि हम देखते हैं कि दोनों को ही कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूले यूज करते हैं, एक्चुअली वो भी आपस में बहुत संबंधित होते हैं। जैसे अगर हम देखें कि यहाँ पर जब हमको औसत लागत ज्ञात करनी होती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं औसत लागत बराबर कुल लागत बटे उत्पादन की मात्रा। और अगर हमको सीमांत लागत ज्ञात करनी है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन। तो कहीं ना कहीं औसत लागत के साथ साथ सीमांत लागत ज्ञात करने के लिए भी हमको कुल लागत और उत्पादन की मात्रा तक पहुंचना ही पड़ता है। तो एक तो ये संबंध है। दूसरी अगर हम बात करें तो अभी हमने जो अगर हम इस टेबल के आधार पर बात करें तो हम देखते हैं कि सीमांत लागत जो है वो औसत लागत के साथ साथ उसमें परिवर्तन होता है। क्या होता है कि जब उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है तो औसत लागत घटती है, जैसे कि हम टेबल में देख रहे हैं। औसत लागत घटती है, लेकिन अगर हम सीमांत लागत की बात करें तो वो इससे ज़्यादा स्पीड में घट रही है। अगर हम इस टेबल में औसत लागत को देखें और सीमांत लागत को देखें, अगर हम पहली से 5वीं इकाई तक को देखें तो हम देखते हैं कि जिस स्पीड में औसत लागत घट रही है उससे कहीं ज़्यादा स्पीड में सीमांत लागत घट रही है। वैसे ही अगर बढ़ोतरी की बात करें कि उत्पादन की मात्रा में कभी वृद्धि अगर होती है, साधनों में अगर हम वृद्धि करते हैं, तो वहाँ पर जब हम औसत लागत और सीमांत लागत का संबंध देखते हैं तो इस टेबल में भी हम देख पा रहे हैं कि 6वीं से 7वीं इकाई, 8वीं इकाई के प्रयोग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि 7वीं और 8वीं इकाई में हम देखते हैं कि
औसत लागत तो बढ़ रही है, लेकिन सीमांत लागत जो है वो उससे भी स्पीड में बढ़ रही है। यानी घटने की दशा हो चाहे बढ़ने की दशा हो, दोनों एक दूसरे से संबंधित होकर ही घटते या बढ़ते हैं। चौथा एक इसमें महत्वपूर्ण संबंध ये भी होता है कि जैसा कि अब तक हमने देखा कि जिस स्पीड में औसत लागत जो है वो बढ़ती है, उससे कहीं अधिक स्पीड में सीमांत लागत बढ़ती है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये सीमांत लागत का जो वक्र है, ये औसत लागत के वक्र को अगर हम इस टेबल का ग्राफ बनाते हैं तो दोनों वक्र एक दूसरे को उस स्थान पर काटेंगे जहां की यहाँ औसत लागत वक्र को जब काटेगा तो ये न्यूनतम होगा। जैसे कि हम टेबल में देखते हैं कि जब 7वीं इकाई का प्रयोग जब किया गया, जहां पर ये जो औसत लागत थी 177.9 थी, ये न्यूनतम औसत लागत है अब तक की उस टेबल के अनुसार ये, और जबकि सीमांत लागत जो है वो 150 थी। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम देखेंगे कि ये इसी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे, और ये जो बिंदु है ये वो बिंदु होगा जहां पर एक हम कह सकते हैं कि सर्वोत्तम उत्पादन क्षमता की कैलकुलेशन हम वहां पर कर पाएंगे। औसत लागत और सीमांत लागत के संबंध को हम इस रेखा चित्र और टेबल की सहायता से समझेंगे। इस टेबल में उत्पादन की इकाइयां, औसत लागत और सीमांत लागत दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे उत्पादन की इकाइयों में वृद्धि होती जा रही है, औसत लागत कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है, और एक निश्चित सीमा के बाद फिर ये बढ़ता है। वैसे ही सीमांत लागत के बारे में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे उत्पादन की अतिरिक्त इकाइयों में वृद्धि की जा रही है, सीमांत लागत घटती जाती है और फिर एक निश्चित सीमा के बाद ये बढ़ने शुरू कर देती है। इस टेबल में हम देख रहे हैं कि जब उत्पादन की इकाई 0 से बढ़ाकर 1 की गई तो औसत लागत 800 थी और उस समय सीमांत लागत 300 थी। जब उत्पादन की इकाई को बढ़ाकर 2 कर दिया गया तो औसत लागत 450 और सीमांत लागत 100 हो गई। जब उत्पादन की इकाई को 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया तो औसत लागत 450 से घटकर 316.7 हो गई और सीमांत लागत भी 100 से घटकर 50 हो गई। वैसे ही जब उत्पादन की इकाई को 4 कर दिया गया, यानी कि 3 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया, तो औसत लागत 316.7 से घटकर 345 हो गई और सीमांत लागत 50 से घटकर 30 हो गई। कुल मिलाकर ये पूरा टेबल ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जैसे जैसे हम उत्पादन की इकाइयों में वृद्धि करते जाते हैं, औसत लागत पहले धीरे धीरे घटता जाता है और फिर एक निश्चित सीमा के बाद वो बढ़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 8वीं इकाई के प्रयोग पर औसत लागत, यानी कि जब हमने 8 इकाई का प्रयोग किया तो औसत लागत 187.5 थी, लेकिन जब हमने 9 इकाई का प्रयोग किया, यानी कि 8 को बढ़ाकर 9 कर दिया, तो यहाँ पर औसत लागत 222.2, और जब हमने 10 इकाई का प्रयोग किया तो वो बढ़कर 280 हो गई। बिल्कुल इसी तरह सीमांत लागत के बारे में भी हम कह सकते हैं कि सीमांत लागत जैसे जैसे उत्पादन की इकाइयों का प्रयोग हम बढ़ाते गए वैसे वैसे पहले तो वो घटती गई, लेकिन इस टेबल में हम देख रहे हैं कि जब हमने 6वीं इकाई का प्रयोग किया, यानी कि 6 इकाई का प्रयोग हमने किया, तो सीमांत लागत 100 थी, और जब हमने इसे बढ़ाया, यानी कि 6 की जगह हमने 7 इकाई का प्रयोग किया, तो सीमांत लागत 150, फिर 250, फिर 500 और 800, इस प्रकार से वो बढ़ने लगी। ये पूरा टेबल औसत लागत और सीमांत लागत के संबंध को इस प्रकार बताता है कि उत्पादन में वृद्धि होने पर जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत औसत लागत से कम रहती है, जैसे कि हम टेबल में देख रहे हैं। एक चीज ये भी टेबल में देखने को मिल रही है कि औसत लागत जब कम हो रही है तो सीमांत लागत और भी अधिक गति से कम हो रही है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं। वैसे ही हमने यहाँ पे देखा कि सीमांत लागत औसत लागत की अपेक्षा शीघ्र बढ़ना भी प्रारंभ कर देती है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सीमांत लागत जो है वो औसत लागत से ज्यादा स्पीड में बढ़ रही है। इसका एक अर्थ यह भी है
कि सीमांत लागत वक्र जो है वो औसत लागत वक्र को उसी बिंदु पर काटता है जहां पर औसत लागत न्यूनतम होती है। यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि औसत लागत जो जहां पे सबसे कम है, जहां पे सबसे न्यूनतम है, यानी कि 7 इकाई के प्रयोग पर जब वो 177.9 है, औसत लागत सबसे कम है, वहां पर इसको सीमांत लागत का बिंदु काटेगा, जिसे हम एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे। आइए इसका एक ग्राफ देखते हैं। यहाँ पर हमने रेखा ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा और रेखा ओ वाई पर लागत को लिया हुआ है। पहले हम इसमें औसत लागत वक्र का निर्माण करेंगे। जब हम उत्पादन की 1 इकाई का प्रयोग करते हैं तो औसत लागत 800 रुपए, 2 इकाई का प्रयोग करने पर 450, 3 इकाई का प्रयोग करने पर 316.7, 4 इकाई का प्रयोग करने पर 245, 5 इकाई का प्रयोग करने पर 200, 6 इकाई का प्रयोग करने पर 183, 7 इकाई का प्रयोग करने पर 177.9, 8 इकाई का प्रयोग करने पर 187.5, 9 इकाई का प्रयोग करने पर 222.2 और 10 इकाई का प्रयोग करने पर 280 रुपए हो जाती है। इसके आधार पर जब हम एक वक्र का निर्माण करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमको AC वक्र मिलता है ये U आकृति का बनता है। अब हम MC वक्र यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व सीमांत लागत वक्र का निर्माण करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब उत्पादन की 1 इकाई का प्रयोग हम कर रहे थे तो सीमांत लागत 300 रुपए। जब हमने उत्पादन की 2 इकाई का प्रयोग किया, 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया, तो सीमांत लागत 100 रुपए। 3 इकाई का प्रयोग करने पर 50, 4 इकाई का प्रयोग करने पर 30, 5 इकाई का प्रयोग करने पर 20, 6 इकाई का प्रयोग करने पर 100, 7 इकाई का प्रयोग करने पर 150, 8 इकाई का प्रयोग करने पर 250, 9 इकाई का प्रयोग करने पर 500 और 10 इकाई का जब हमने प्रयोग किया तो 800 रुपए हो जाती है। अब हम इसके आधार पर हमने एक MC वक्र का निर्माण किया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर U आकार का एक हमको अंग्रेजी के U आकार का एक शेप प्राप्त होता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि उत्पादन के क्षेत्र में ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम यहाँ पर लागू हुआ है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। यहाँ पर जो P बिंदु है वो औसत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु है, जैसे कि हमने टेबल में देखा था। ये सीमांत लागत वक्र यानी MC और औसत लागत वक्र AC को इसी न्यूनतम बिंदु, ये जो P बिंदु है, इस पर काटता है और कटाव बिंदु से फिर वो धीरे धीरे, हमने जैसे टेबल में भी देखा, ये ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है। इस बिंदु के पहले जहां पर औसत लागत वक्र AC ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे सीमांत लागत वक्र MC भी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। इस चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि सीमांत लागत वक्र जो है वो औसत लागत वक्र यानी कि AC से नीचे है। P बिंदु के बाद हम देखते हैं कि ये जो औसत लागत वक्र है ये AC के ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और इस समय सीमांत लागत वक्र यानी कि MC जो है वो भी बढ़ने लगता है। लेकिन फिर भी हम टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सीमांत लागत वक्र में जो वृद्धि है, जो बढ़ने की उसकी स्पीड है, वो औसत लागत वक्र से अभी भी कम है। अब बात करते हैं हम आगम की अवधारणाओं की। आगम यानी कि आय। एक उत्पादक जब विभिन्न साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करता है तो उस पूरे उत्पादन को बेचने के बाद उसको जो भी आय प्राप्त होती है, विक्रय मूल्य जो होता है वस्तुओं का, उसमें सारी लागतें जुड़ी हुई होती है। जैसे कि हम पहले भी हमने जाना है कि लागतें जुड़ी हुई रहती हैं, उसमें हम जो उत्पादक जो होता है अपना लाभ जोड़ता है और उसके बाद फिर वो उससे अपने विक्रय मूल्य निर्धारित करता है। तो उस बेची गई वस्तु पर वास्तव में उसको कितनी आय हुई, ये आगम की अवधारणाओं के अंतर्गत हम देखेंगे। आगम की अवधारणाओं की अगर हम बात करें तो हम इसे 3 अलग अलग स्टेप में वर्गीकृत करके देखेंगे। पहला जो आएगा वो आएगा कुल आय या कुल आगम, जिसे हम कहेंगे टोटल रेवेन्यू। दूसरा जो है वो है औसत आय या औसत आगम या एवरेज रेवेन्यू। और तीसरा जो है वो है सीमांत आय या सीमांत आगम या मार्जिनल रेवेन्यू। कुल आय की अगर हम बात करते हैं ना कि कुल आगम या टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो बहुत साधारण सी बात है कि एक उत्पादक ने जो भी अपना उत्पादन बेचा उससे उसको जो कुल आय मिली बिक्री के रूप में, वो उसकी कुल आगम कुल आय कहलाएगी।
जैसे कि 15 इकाइयों को बेचा गया, एक इकाई का मूल्य 10 रुपए निर्धारित किया गया, तो कुल मिलाकर उसको 150 रुपए आय हुई। तो ये जो 150 रुपए की आय है वो कुल आय, कुल आगम, ये टोटल रेवेन्यू कहलाएगी। वैसे ही अगर हम औसत आय या औसत आगम की बात करें, तो जब हम कुल आय हमने कैलकुलेट कर ली तो हम एक सीधा सा फॉर्मूला लगा देते हैं, औसत आय बराबर कुल आय बटे बेची गई इकाइयों की संख्या। जैसे कि हमने देखा कि 15 इकाइयां 10 रुपए के हिसाब से हमने 150 रुपए में बेची। ये 10 इकाइयों की आय है, लेकिन हमको एक इकाई की चाहिए। अगर औसत चाहिए तो हम इकाइयों की संख्या से इसको भाग दे देंगे, यानी कि अगर हम 10 से इसको भाग दे देंगे तो 15 रुपए जो है वो हमारी औसत आय हो जाएगी। तीसरी हम बात करते हैं सीमांत आय की। हमने देखा सीमांत उपयोगिता, सीमांत लागत, सीमांत उत्पादकता। वैसे ही एक अवधारणा है सीमांत आय, यानी अंतिम वस्तु के विक्रय से जो हमको आय हो रही है वो सीमांत आय, जिसे हम एक फॉर्मूले से ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, MR इक्वल टू TRN माइनस TRN-1। इसे हम एक उदाहरण से इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमने 20 इकाई को 10 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से बेचा, यानी कि 200 रुपए हमको आय हुई। 20 इकाई के लिए हमको 200 रुपए आय हुई। उसके बाद हमने 21 इकाई को 12 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से बेचा, यहाँ पर हमको 252 रुपए की आय हुई। इकाइयों में डिफरेंस आता है, पहले 20 और फिर 21, यानी कि एक इकाई अतिरिक्त जुड़ गई वहां पर। आय में डिफरेंस आता है, 200 पहले थी, अब 252 हो गई, यानी कि 52 रुपए की अतिरिक्त आय हुई है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो 52 रुपए की अतिरिक्त आय है, इसको यहाँ पर हम सीमांत आय कह सकते हैं। अब ये कुल आय, औसत आय और सीमांत आय की इस पूरी प्रक्रिया को आइए एक टेबल और ग्राफ के द्वारा और अधिक अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। कुल आय, औसत आय और सीमांत आय में संबंध को स्पष्ट करने के लिए हम एक टेबल और ग्राफ का प्रयोग करेंगे। इस टेबल में हम देख रहे हैं कि बेची गई इकाइयों की संख्या में किस प्रकार वृद्धि होती जा रही है। इस वृद्धि का कुल आय, औसत आय और सीमांत आय पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है। बेची गई इकाई की संख्या जब 1 थी, उस समय कुल आय 10, औसत आय 10 और सीमांत आय भी 10 थी। जब बेची गई इकाई की संख्या 2 हो गई तो कुल आय बढ़कर 18 हो गई। ऐसी दशा में औसत आय 9 और सीमांत आय 8 हो गई। यहाँ औसत आय और सीमांत आय के लिए हम उन्हीं फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे जो इसके पहले हमने औसत आय और सीमांत आय की कैलकुलेशन के लिए देखे हैं। यानी कि औसत आय निकालने के लिए हम कुल आय को बेची गई इकाइयों की संख्या से भाग देंगे। जैसे कि कुल आय 18 है, बेची गई इकाइयों की संख्या 2 है, तो 18 को 2 से हम भाग देंगे तो औसत आय हमें 9 प्राप्त होगी। उसी प्रकार सीमांत आय निकालने के लिए हम पहले की आय और अभी की आय में हुए परिवर्तन को देखेंगे। यानी कि इसके पहले आय जो थी वो 10 थी और अब बढ़कर 18 हो गई, तो 8 रुपए का परिवर्तन आया है, जो कि दूसरी कंडीशन में सीमांत आय कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार जब 3 इकाइयां बेची गई तो कुल आय 24, औसत आय 8, यानी कि 24 को हम 3 से जब भाग देंगे तो औसत आय हमें 8 प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार सीमांत आय 6, यानी कि 24 में से जब 18 माइनस करेंगे तो हम देखेंगे कि 6 इकाइयों का परिवर्तन यहाँ पे, 6 रुपए का परिवर्तन यहाँ पे हुआ है, तो सीमांत आय जो है वो 6 रुपए होगी। जब 4 इकाइयां बेची गई तो कुल आय 24 से बढ़कर 28 रुपए हो गई। इस कंडीशन में जब हम 28 को 4 से भाग देते हैं तो औसत आय 7 रुपए हो जाती है। और सीमांत आय निकालने के लिए जब हम 28 माइनस 24 करते हैं तो सीमांत आय हमको 4 रुपए मिलती है। अगली दशा में जब 5 इकाइयां बेची गई तो कुल आय 30 रुपए हुई। इस दशा में कुल आय के आधार पर जब हमने औसत आय निकाला, यानी कि 30 को जब हमने 5 से भाग दिया तो औसत आय हमें 6 मिली। और सीमांत आय निकालने के लिए हमने 30 माइनस 28 किया तो हमको सीमांत आय 2 रुपए मिल गई। इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम बेची गई इकाइयां
हमें 6 मिलती है, फिर 7, फिर 8, यानी कि बेची गई इकाइयों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। तो कुल आय जो है वो एक समय के बाद घटता चला जा रहा है, यानी कि 6वीं इकाई को जब बेचा गया तो कुल आय 30 हुआ, 30 रुपए हुई। जब हम 30 को 6 से भाग देंगे तो 5 रुपए की हमको औसत आय मिली। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि औसत आय जो है वो घटनी शुरू हो गई है। सीमांत आय की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि 5वीं इकाई के बिक्री पर भी वो 30 थी और 6वीं इकाई के विक्रय पर भी वो 30 ही है, यानी कि अगर 30 माइनस 30 हम करते हैं तो सीमांत आय यहाँ पर 0 ही आती है। अब जब हम 7 इकाइयों की बिक्री यहाँ करते हैं तो हम देखते हैं कि कुल आय जो है वो घटकर 28 रुपए हो गई। इस कंडीशन में औसत आय अगर हम निकालते हैं, यानी कि 28 को हम 7 से भाग देते हैं तो हम देखते हैं कि औसत आय 4 रुपए मिलती है, जो कि ऊपर जितनी भी औसत आय है उससे कम हो गई है, यानी कि अब घटनी शुरू हो गई है। और अगर हम सीमांत आय की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 28 माइनस 30 अगर हम करते हैं तो -2, यानी कि घटती हुई अवस्था में, ऋणात्मक अवस्था में हमको सीमांत आय प्राप्त हो रही है। इस पूरी तालिका को देखने से एक बात साफ हो जाती है कि जब हम अतिरिक्त इकाई बेचने के लिए कीमत में कटौती करते हैं तो उस समय फर्म में वस्तु की एक इकाई को बेचते हैं तो औसत आय, कुल आय और सीमांत आय यहाँ पे सभी 10 रुपए हैं। लेकिन जब वही वस्तु की 2 इकाई बेचते हैं तो जो कीमत है वो कटौती होके 9 रुपए प्रति इकाई कर दी जाती है। अब इससे उसकी कुल आय क्या हो जाती है, 18 रुपए हो जाती है। तो इस पूरी तालिका से ये स्पष्ट हो जाता है कि जब कुल आय वस्तु की मात्रा में प्रति इकाई कीमत से गुणा करके प्राप्त की गई है तो सीमांत आय को क्रमशः कुल आय में अंतर के आधार पर निकालकर प्राप्त कर लिया जा सकता है। एक चीज और यहाँ पर हमको देखने को मिलती है कि जब कुल आय बढ़ती है, यानी कि आप टेबल में देख रहे हैं कि जब कुल आय बढ़ती जा रही है तो सीमांत आय धनात्मक है, तब तक वो धनात्मक बनी हुई है। यानी कि पहली से लेकर जब हम 5वीं इकाई तक को हम बेचते हैं तब हम देखते हैं कि कुल आय के बढ़ने के साथ साथ सीमांत आय धनात्मक बनी हुई है। तो 5 इकाइयों तक ही ये धनात्मक है, लेकिन उसके बाद जब हम यहाँ पर बेचते हैं तो हम देखते हैं कि 7वीं इकाई को, जब हमने 7 इकाई को बेचा तो जो सीमांत आय है वो घटती जाती है और यानी कि ऋणात्मक होती जाती है। एक संबंध हम ये भी बता सकते हैं कि जब औसत आय घटती है, टेबल को हम देख के बता सकते हैं कि जब औसत आय घटती है तो सीमांत आय भी घटती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि औसत आय जो है वो 6 से घट के 5 हो गई, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सीमांत आय भी जो है वो 4 से 2 होने के बाद 0 हो गई। तो ये एक संबंध है कि जब औसत आय घटती है तो सीमांत आय भी घटती है, किंतु सीमांत आय में जो कमी की दर है वो अधिक है। जैसे आप औसत आय देख रहे हैं कि वो 6 से घट के 5 हुई, लेकिन सीमांत आय जो है वो बिल्कुल 0 हो गई। तो ये जो पूरा टेबल है वो बता रहा है कि किस प्रकार से कुल आय का औसत आय और सीमांत आय पर प्रभाव पड़ता है और क्या इन तीनों में आपस में संबंध है। इस पूरे टेबल को हम एक रेखा चित्र के द्वारा देखेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर रेखा ओ एक्स अक्ष पर हमने वस्तु की बेची गई इकाइयां ली हुई है और रेखा ओ वाई पर हमने वस्तु की लागत को लिया हुआ है। पहले हम यहाँ कुल आय के लिए वक्र का निर्माण करेंगे। जब हम कुल आय वक्र बनाएंगे तो हम देखते हैं कि 1 इकाई बेचने पर कुल आय 10 हुई, 2 इकाई बेचने पर कुल आय 18, 3 इकाई बेचने पर कुल आय 24, 4 इकाई बेचने पर कुल आय 28, 5 इकाई बेचने पर 30, 6 इकाई बेचने पर 30, 7 इकाई बेचने पर 28 और 8 इकाई बेचने पर 24 हो जाती है। इस प्रकार हमको यहाँ पर एक कुल आय वक्र, जिसे हम TR से प्रदर्शित करते हैं, टोटल रेवेन्यू कर्व हमको मिलता है, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नीचे से ऊपर बहुत स्पीड में ये बढ़ता हुआ जाता है और एक निश्चित समय के पश्चात वापस नीचे गिरने लगता है। औसत आय वक्र का अगर हम निर्माण करें तो हम देखते हैं कि जब बेची गई इकाई 1 थी तो औसत आय 10 रुपए थी। जब बेची गई इकाई 2 हो गई तो औसत आय 9 रुपए हो गई। बेची गई इकाई जब 3 हो गई तो औसत आय 8 रुपए हो गई।
बेची गई इकाई के 4 होने पर औसत आय 7 रुपए हो गई। बेची गई इकाई के 5 होने पर औसत आय 6 रुपए हो गई। बेची गई इकाई की संख्या 6 होने पर औसत आय घटकर 5 रुपए हो गई। बेची गई इकाई की संख्या जब 7 हुई तो औसत आय और घटी 4 रुपए हो गई। और जब बेची गई इकाई की संख्या 8 हो गई तो औसत आय घटकर 3 हो गई। यहाँ पर हमको जो AR वक्र मिल रहा है वो भी ये प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे जैसे बेची गई इकाइयों की संख्या में वृद्धि होती गई वैसे वैसे औसत आय धीरे धीरे घटती गई, जिसे हम AR वक्र से यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। तीसरी दशा में जब बेची गई इकाइयों का सीमांत आय पर प्रभाव हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि जब बेची गई इकाई 1 थी तो सीमांत आय 10 रुपए थी। जब बेची गई इकाई 2 हो गई तो सीमांत आय 8 हो गई। जब बेची गई इकाई 3 हुई तो सीमांत आय 6 हो गई। जब बेची गई इकाई 4 हो गई तो सीमांत आय 4 हो गई। बेची गई इकाई के 5 होने पर सीमांत आय 2 हो गई। बेची गई इकाई के 6 होने पर सीमांत आय 0। बेची गई इकाई के 7 होने पर सीमांत आय घटकर यानी कि ऋणात्मक होकर -2 हो गई। और जब 8 इकाइयों को बेचा गया तो और घटकर वो -4 हो गई। तो सीमांत आय का ये जो कर्व हमको मिलता है, ये वक्र मिलता है हमको, ये बताता है कि किस प्रकार जैसे जैसे बेची गई इकाइयों की संख्या में वृद्धि होती गई सीमांत आय धीरे धीरे घटती गई। एक समय पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो 0 हो गई। और यही एक ऐसा वक्र है जो x रेखा को काटते हुए आगे बढ़ जाता है, यानी कि ऋणात्मक होने की स्थिति भी इसमें आ सकती है। इस पूरे रेखा चित्र से हमको कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि इस पूरे रेखा चित्र में जब कुल आय वक्र यानी कि TR A बिंदु तक बढ़ता जाता है तो सीमांत आय यानी कि MR, हम टेबल में भी देखते हैं कि वो धनात्मक है, यानी कि इससे स्पष्ट है कि MR रेखा जो है वो C बिंदु तक तो धनात्मक है। लेकिन जब ये कुल आय वक्र यानी कि TR A से B बिंदु तक घटने लगती है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं A से B बिंदु तक ये जब घटने लगती है तो सीमांत आय वक्र MR वक्र जो है वो ऋणात्मक हो जाता है और MR वक्र C बिंदु के पश्चात ऋणात्मक हो गया है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब यहाँ पर जब औसत आय वक्र यानी कि AR वक्र गिरने लगता है तो सीमांत आय वक्र MR भी हम देख रहे हैं कि वो भी गिरने लगता है, किंतु MR वक्र में जो गिरावट है वो AR वक्र की गिरावट की दर से काफी अधिक है, जैसे कि हमने टेबल में भी देखा था। और वक्र में अगर हम देखते हैं तो दिख रहा है कि MR वक्र जो है वो AR वक्र से नीचे जा रहा है। यहाँ पे उत्पादन की मात्रा OC हो जाती है, तो इसके उत्पादन बढ़ने पर सीमांत आय वक्र जो है वो ऋणात्मक हो जाता है। अब अगर औसत आय वक्र की बात करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ है। इसका अर्थ ये है कि जब वस्तु की अतिरिक्त इकाई को बेचने के लिए हमने उसकी मूल्य में कटौती की, मूल्य में जब कमी की, यानी कि ये जो मूल्य में कटौती है ये सभी इकाइयों में की जाती है जिन इकाइयों को हम बेचते हैं, तो इसलिए जो औसत आय वक्र है वो नीचे की ओर गिरता हुआ हमको मिलता है। सीमांत आय वक्र यानी कि MR कर्व की हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र है, लेकिन फिर भी सीमांत आय वक्र में जो गिरावट की दर है वो अभी भी अधिक बनी हुई है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अतिरिक्त इकाई बेचने के लिए वस्तु के मूल्य में हमको कटौती करनी पड़ी है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये तीनों आय एक दूसरे से संबंधित होती हैं और उत्पादन की मात्रा में की गई वृद्धि का या उत्पादन के साधनों में की गई वृद्धि का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं कि अब तक हमने आगम की जो अवधारणाओं को देखा, कुल मिलाकर कीमत विश्लेषण में इनका क्या महत्व है। कीमत निर्धारण या कीमत विश्लेषण की अगर हम बात करें तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इसी अध्याय पर आधारित है। संतुलन की मात्रा का ये निर्धारण करता है। जब हम
लागत की बात करते हैं, जब हम उत्पादन के मात्रा में वृद्धि की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमने संबंधों को देखा कि जब हमने उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की तो औसत लागत क्या आई, सीमांत लागत क्या आई या कुल लागत क्या आई। कहीं ना कहीं कीमत निर्धारण से जस्ट पहले हमको लागतों पर एक विचार करना पड़ता है कि कुल लागत कितनी आई, क्योंकि लागत ही एक वह मूल्य होता है, अंतिम मूल्य, जिसपे हम अपना जो उत्पादक जो होता है वो अपना प्रॉफिट जोड़ के उसके बाद विक्रय मूल्य का निर्धारण यानी कि उस वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है। तो एक तो इस दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात हम करते हैं कि कीमत निर्धारण। कीमत निर्धारण भी कहीं ना कहीं लागत का ही एक अंग है। लागत जैसे अभी हमने देखा सेम टू सेम कि कीमत जब हमको पता चल जाएगी उसके बाद, लागत जब हमको पता चल जाएगी उसके बाद ही हम लाभ उसमें निकालकर कीमत का निर्धारण कर पाएंगे। अगर हम संतुलन की बात करें तो यहाँ पर हमको सब चीजों में संतुलन देखना पड़ता है। अभी तक हम जब ग्राफ और टेबल का अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा कि किस प्रकार औसत आय, सीमांत आय और कुल आय में संबंधों को हमने देखा। कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत में हमने संबंधों को देखा। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो फैक्टर है वो आपस में एक दूसरे से संबंधित है, यानी कहीं ना कहीं संतुलन को भी दर्शाते हैं। उसके बाद अगर हम लाभ हानि का अनुमान लगाएं तो हमने देखा कि किस प्रकार हम लागत में लाभ जोड़ने के बाद जो विक्रय मूल्य है वो निर्धारित करते हैं, या फिर हम कहें कि विक्रय मूल्य से जब हम लागत को घटा देते हैं तो हम लाभ या हानि का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन हम इसी के अंतर्गत करते हैं, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। अब अगर हम कीमत परिवर्तन की बात करें तो हमने पूरे अध्याय में देखा कि हमेशा हमने इस चीज का अध्ययन किया कि वस्तु के उत्पादन की मात्रा में या साधनों में जैसे जैसे हम वृद्धि करते जाते हैं तो साधनों में वृद्धि करने से उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उत्पादन पे जो प्रभाव पड़ा है उससे लागत में क्या कमी या वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर ये सारे फैक्टर ही हैं जो कीमत को निर्धारित करते हैं, यानी कि ये कहा जा सकता है कि कीमत के प्रभाव का अध्ययन भी हम इन्हीं विश्लेषणों के आधार पर हम करते हैं। इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार एक उत्पादक हमेशा प्रयत्नशील रहता है अपने पूरे उत्पादन प्रक्रिया में कुछ नया करने का, हमेशा एक जोड़ तोड़ में लगे रहता है कि कब किस समय वो उत्पादन में किन साधनों में कैसे वृद्धि करे या अगर कहीं कमी करनी है तो कैसे कमी करे। कुल मिलाकर उसका एक महत्वपूर्ण ध्येय यही रहता है कि कैसे वो कम से कम लागत में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी प्राप्त करे और उसका जो व्यवसाय है उसको वो बहुत अच्छे से स्थापित भी कर सके।